नमस्कार। चलिए अपनी सीरीज जो हमारे भारत एक परिचय, आप लोगों को भारत से परिचय करा रही थी, तो अपनी आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, और इससे धीरे धीरे कर हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सबको पता है कि भारत हमारा, मैंने पिछले वीडियो में बताया, किस गोलार्ध में स्थित है। जब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश से जब हम भारत के 8 डिग्री से ऊपर बढ़ते जाते हैं, तब 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा मिलती है जिसे कि हम कहते हैं कर्क रेखा, जो कि मैं अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाई हूँ। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो वीडियो देखिए। तो 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री की कर्क रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा कहलाती है और वो भारत से होकर गुजरती है। तो जब वो भारत से होकर गुजरती होगी तो बहुत से राज्यों से होकर भी गुजरती होगी। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमें इनके नाम, भाई इसके लिए बहुत सी ट्रिक्स आप सबने देखी होंगी और आप सबको वो याद भी होंगी, अच्छी बात है, लेकिन हमें इनका क्रम भी पता होना चाहिए कि किस क्रम से किस राज्य से होकर गुजरती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि ये बताइए कि कौन सा राज्य, पहली बात तो नहीं है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो अगर आपको ये याद है तो आप बता लोगे, नहीं याद है तो नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं, वो तो ट्रिक से भी याद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4 राज्य दिए कि इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए या पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए, लेकिन जब आपको ये सीरीज क्रम से नहीं याद होगी तो आप इस क्रम को नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए हमें इस क्रम को भी पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इसका क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले जो कर्क रेखा है वो गुजरात, किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब मैंने आपको 8 राज्य गिनवाए। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। 8 राज्य हो गए। अब अगर कोई आपसे कहता है कि पश्चिम और पूर्व के क्रम में बिठाइए, तो आप बताएंगे पश्चिम से पूर्व का क्रम। जब आप इस दिशा से, मैंने आपको दिशाओं का भी ज्ञान कराया है, जब आप गुजरात से शुरू होंगे तो पश्चिम से आप शुरू हो रहे हैं। जब आप मिजोरम से शुरू हो रहे हैं तब आप किससे शुरू होंगे? तब आप पूर्वी दिशा से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आप सबको। लेकिन अब याद करने की बात तो ट्रिक से आप लोगों ने याद की है। अब आप ये कहेंगे सीरीज नहीं याद हो रही, तो आप 2-2 की ट्रिक बनाकर याद कीजिए। जैसे गुजरात, राजस्थान पास पास है, इनको साथ में याद रखिए। मध्य प्रदेश का भागी छत्तीसगढ़ है, तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड और पश्चिम बंगाल ये पास पास है, तो इन दोनों को याद कर लीजिए। और त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो किसका भाग है? पूर्वोत्तर भारत का, जो कि अलग है इस क्षेत्र से, देखिए बीच से ये, तो इनको इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको इस तरह से याद हो जाएगी। आप अभी प्रश्न और बनते हैं आपके इस परीक्षाओं में अक्सर कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम। तो मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक, मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र को कर्क रेखा ज्यादा कवर करती है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई जो है वो किसमें सबसे ज्यादा होगी? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम किसमें होगी? वो होगी राजस्थान में। ये बात याद रखिएगा कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और सबसे कम किसमें होगी? राजस्थान में। एक प्रश्न और आता है, वो प्रश्न है आपका कि किस शहर से होकर जो है वो आपकी कर्क रेखा गुजरती है? तो उस शहर का नाम है रांची। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, रांची जो शहर है उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में हमें पता होना चाहिए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनकी सीरीज भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपने जाना। अब हम जानेंगे भारत की मानक रेखा। जो भारत की मानक रेखा वो कौन सी रेखा होगी? 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, 82.5 डिग्री, सॉरी 22 नहीं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट। ठीक है, ये जो रेखा है ये है भारत की मानक रेखा। जो मानक रेखा का कार्य क्या होता है?
किसी भी देश में समय का निर्धारण, स्थानीय समय का निर्धारण भारत जो है वो वहाँ की मानक रेखा करती है। तो भारत की मानक रेखा कौन सी है, वो है इस अक्षांश पर जो रेखा गुजरती है। अब ये रेखा गुजरती कहाँ से, तो ये रेखा लगभग इस तरह से गुजरती है, ठीक है, ऐसे गुजरती है ये रेखा 22.5 डिग्री की। ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये इलाहाबाद के पास नैनी नामक एक स्थान है, वहां से होकर ये रेखा गुजरती है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि बीचों बीच से गुजरनी चाहिए, तो इस भारत का बीचों बीच तो ये हो गया, ना कि ये हिस्सा है। तो ऐसा इसलिए है कि भारत के बीचों बीच से मतलब भारत का देशांतरीय विस्तार वो कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। जब हम इनका माध्य या औसत निकालेंगे, ठीक है, जब इन अक्षांशों का हम माध्य या औसत निकालेंगे तो वो कितना आएगा, इतना, ठीक। तो ये भी औसत कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, ये इसी तरीके से तो औसत निकलता है। जब इनका औसत निकाला जाता है तो वो ये डिग्री ये निकलता है। इसलिए ये जो रेखा है भारत की मानक समय रेखा मानी गई है, ठीक है। अगर हम इसको ना मान के 20 की कोई रेखा मानते तो भारत के स्थानीय समय में जगह जगह पर बहुत अंतर आता। इस वजह से स्थानीय रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब इस रेखा के बारे में हमें क्या जानना है, ये रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, आपके 5 राज्य। अब आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 तो प्रदेश ही हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2 को आप अलग से याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। और वैसे तो इन सब चीज़ों की बहुत सी ट्रिक्स आती हैं, आप ट्रिक्स से भी इनको याद कर सकते हैं। बहरहाल मैं ट्रिक्स की सलाह इसलिए नहीं देती हूँ कि ट्रिक्स एग्जाम के टाइम पर अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए जो है ट्रिक्स से बेहतर कि आप समझ कर याद करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक, ये बात समझ में आया आप सबको। तो ये जो है आपकी कौन सी है, मानक रेखा 22.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत की मानक रेखा, जो भारत में समय का निर्धारण करती है। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है और भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो मैंने आपको बताए हैं। अब एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में मैंने अक्सर देखा है, क्या आता है कि जो ये देखिए, ये जो कर्क रेखा है और मानक रेखा, ये एक दूसरे को कहीं पर काटते हैं। तो जो ये बिंदु है आपका, यहाँ पर इसको काटेंगे, वो बिंदु कौन सा है, मतलब वो राज्य कौन सा होगा जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। जहाँ पर कर्क रेखा और आपकी ये मानक रेखा एक दूसरे को काटते हैं, वो कौन सा राज्य है आपका, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बातें इन दोनों रेखाओं के बारे में आपने जाना। अब हम जानते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, ठीक है। इतनी बात आप सबको मुझे बतानी थी। अब भारत के पड़ोसी, देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि भारत के पड़ोसी कौन कौन से देश हैं। देखिए भारत के सबसे पहले उत्तर पूर्व में कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब अगर हम भारत के आते हैं उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उत्तर पूर्व में तिब्बत, चीन, भूटान, नेपाल। देखिए तिब्बत पर जो है चीन का ही अधिकार है, इसलिए जो है चीन तिब्बत को हम चीन के अंतर्गत ही मान लेते हैं। और म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, बांग्लादेश और इस आपका श्रीलंका और मालदीव, इतने देश जो हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आप इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो भारत में स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं, कुछ जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। आइए थोड़ा सा ज्ञान इनके बारे में भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो भारत के जो स्थल सीमा से जुड़े हुए देश हैं वो कितने हैं, वो है 7, जो भारत के स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। स्थल सीमा का मतलब जो भारत की किसी भूमि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो है स्थल सीमा का मतलब। आप सबको समझ में आया कि जो भूमि से कहीं से भारत से जुड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान देखिए ये भारत की इस हिस्से की भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अफगानिस्तान लद्दाख के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो 7, ये इनकी संख्या कितनी है जो भारत की स्थल भूमि से जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या है 7। और वो हैं कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, ये और आपका बांग्लादेश और म्यांमार। ये देखिए आप गिनिए कितने हुए, 1 2 3 4 5
6 और 7, इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। देखिए बांग्लादेश की, देखिए भारत की इस स्थल सीमा से जुड़ रहा है, म्यांमार इस स्थल सीमा से जुड़ रहा है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की स्थल सीमा से जुड़ने वाले जो देश हैं वो कितने हैं, वो है 7। ठीक है। अब भारत की जल सीमा से जुड़ने वाले देश कितने होंगे? तो वो तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कितने होंगे, जो सिर्फ जलीय सीमा से जुड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश और म्यांमार, ये तो स्थल और जलीय दोनों में आ जाएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ जलीय सीमा से पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा से कौन कौन से देश जुड़ते हैं, तो वो है आपका मालदीव, जो यहाँ एक भारत की इस तरफ जो है मालदीव द्वीप समूह है, और ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश जो है, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। अब कुछ, ये कितने देश हो गए, इनकी संख्या हो गई 2। अब कुछ ऐसे भी राज्य होंगे जो स्थल और जल दोनों से जुड़ते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है आपकी 3। ठीक, कौन कौन सी? एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 3 ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थल और जल, यानी स्थल से भी जुड़ते हैं और जल से भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किया, स्थल से जुड़ने वाले 7, जल से जुड़ने वाले 2 और स्थल एवं जल से जुड़ने वाले 3 देश जो हैं, इस तरीके से मैंने आपको ये डिस्क्राइब किए। तो देखिए ये देश भारत में किन किन राज्यों से जुड़ते हैं, किन किन राज्यों में कितने जिलों से जुड़ते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो इन वीडियो में ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको अलग से ये वीडियो दूंगी, इसके लिए आप पहले फिलहाल इतना ही समझिए। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब हमको जानना है कि भारत में जो है, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की लंबाई के बारे में जानते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले, भारत की मध्य से एक पर्वत श्रृंखला होकर गुजरती है, जिसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है, एक भारत का उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। इसको हम कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अब क्या होता है कि दक्षिण भारत को हम, जो भारत को आपने सुना होगा प्रायद्वीप भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रायद्वीप उस स्थल खंड को कहते हैं जो 3 ओर जल से घिरा हो और जल में तिकोने के रूप में अंदर प्रवेश करता हो, कुछ दूर तक तिकोने के रूप में जाए, तो वो चीज कहलाती है, वो स्थलखंड कहलाता है प्रायद्वीप। देखिए भारत जो है इस तरीके से तो समुद्र के, हिंद महासागर के अंदर प्रवेश करा हुआ है थोड़ी दूर तक, तो इसलिए ये भारत प्रायद्वीप कहलाता है। अब जो दक्षिण भारत का भाग है, ये जो है, इसके ये पूर्व तरफ जो सागर विद्यमान है, इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा किस तरफ है ये? पूर्वी तरफ क्या है आपकी? बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अंडमान निकोबार। ये किसमें है? बंगाल की खाड़ी में। और जो पश्चिमी तरफ है वो है अरब सागर। वो क्या है? अरब सागर। और अरब सागर में कौन से द्वीप समूह है? वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, अरब सागर। तो भारत के पश्चिमी तरफ जो सागर विद्यमान है उसको कहते हैं अरब सागर, और जो पूर्वी तरफ है वो बंगाल की खाड़ी, और जो भारत में सबसे निचले पर है उसे कहते हैं हिंद महासागर। वो एक महासागर है, उसे कहते हैं हिंद महासागर, जिसमें कि श्रीलंका देश है। ठीक है, ये हिंद महासागर। तो अब हमको क्या जानना? भारत की स्थल सीमा, यानी कि भारत में कहीं से जल की स्टार्टिंग होती होगी और स्थल सीमा वहां पर खत्म होती होगी। तो ये स्थल सीमा, जहां से भारत की स्थलीय सीमा यानी उत्तर भारत का जो भाग है, इसकी जो सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा। ये ठीक है, ये हिस्सा देखिए मैं आपको बना रही हूँ, ये जो है यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा जो है स्थल सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये है 15,200 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई, यानी कि जहां से जल की स्टार्टिंग होती हो, ठीक है, ये हिस्सा, ये इस तरफ वाला आपका अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, इसमें जो ये स्थल बना हुआ है इसकी लंबाई कितनी है? ये है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए ना? इस सागर के अंदर जो ये स्थल गया हुआ है इसकी लंबाई पूछी जाए तो वो है आपकी 6,100 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है। देखिए ये 6,100 यानी 6100 जो किलोमीटर है, ये है भारत की मुख्य भूमि की। ठीक है, मुख्य भूमि से मतलब समझे आप? मतलब भारत का जो इतना नक्शा आपको दिख रहा है, इसकी अगर आपको पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 6100।
ठीक। लेकिन अगर भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई पूछी जाएगी तो वो होगी 7,516 किलोमीटर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि संपूर्ण में भाई ये जो आपके द्वीप समूह है अंडमान निकोबार जो कि ज्यादा नीचे तक गए हुए हैं, ये भी तो आपके स्थलखंड है तो भारत का हिस्सा, तो इनकी लंबाई भी तो काउंट करनी पड़ेगी। अगर भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई पूछी जाएगी तो 7,516 किलोमीटर। और अगर भारत की मुख्य भूमि कौन सी है, ये भूमि जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये है 6100 किलोमीटर, इतनी लंबाई। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आई। अब हमें जान लेना चाहिए कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से। देखिए ये एक अलग टॉपिक, जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के कौन से के तट पर कौन से राज्य हैं, ताकि कोई भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना रह जाए। तो भारत के देखिए ये तट कौन सा, ये दिशा कौन सी है, पश्चिमी दिशा, तो ये है पश्चिमी तट। ये दिशा कौन सी है, पूर्वी दिशा, तो ये है पूर्वी तट। तो अब तट का मतलब क्या है, जहां पर जलीय किनारा हो उसी को तो तट कहेंगे। तो भारत में जो आप पश्चिमी तट है, इस पर कितने भारत के राज्य स्थित है, 5 राज्य। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आपका केरल। ठीक, ये हो गया आपके कौन से, पश्चिमी तट की राज्य। ठीक, अब पूर्वी तटीय राज्य पर आते हैं तो आपका आता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों की तरफ मान लिया जाता है, पर ये वैसे मुख्यतः ये जो है पश्चिमी तट में ही माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबके। तो इन्हीं राज्यों की ये तटवर्ती लंबाई जो बताई जाती है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको दोबारा से बताने का फिर प्रयास करूंगी, लेकिन आज की वीडियो मुझे लगता है इतना बहुत है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। धन्यवाद।